नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है क्लास 6 की हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा था कुछ राजाओं के बारे में, उनके राज्यों के बारे में और पुराने समय में गणतंत्र कैसे होता था, कैसे राजा बनाए जाते थे, क्या उस समय भी वोट डलती थी नहीं डलती थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में कि भाई बौद्ध धर्म क्या है, जनपद क्या है, संघ क्या है, जन क्या है, महाजनपद क्या है, कर कैसे लिए जाते थे, क्यों लिए जाते थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ राज्यों के बारे में भी। फिर हमने जाना बुद्ध के बारे में कि बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म क्या था, फिर जैन धर्म क्या था, उपनिषद क्या थे, ये सब हमने जाने थे। उसके बाद हमने पढ़ा था अशोक के बारे में कि अशोक सम्राट थे, उनके वंश के संस्थापक कौन थे, जिनको हम चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, वो संस्थापक थे। उन्होंने बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। उसमें फिर एक कलिंग का युद्ध हुआ, तो कलिंग के युद्ध के बाद क्या हुआ कि अशोक जी का जो था वो ध्यान आपका युद्ध से बिल्कुल कट गया, बिल्कुल हट गया। उन्होंने युद्ध बिल्कुल बंद कर दिए थे। ठीक है, उन्होंने युद्ध करने छोड़े 232 में, 273 से 232 ईसा पूर्व उन्होंने शासन किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश जैसे ही समाप्त हुआ, इसका जैसे पतन होना शुरू हुआ, तो मौर्य वंश के बाद बहुत सारे वंश हमारे भारत में, कुछ बाहर से आए और कुछ भारत में उनका उदय हुआ। तो इन सब चीज़ों जानने के लिए आप प्लीज़ पहली वीडियो देखें। उनसे संबंधित अब हम आगे शुरू करते हैं कि गांव और जो हमारे शहर थे, जो हमारे कस्बे थे, ये कैसे खुशहाल हुए, ये कैसे समृद्ध बने, कैसे इन लोगों के लिए आगे बढ़ने का मौका डेवलप हुआ। तो दोस्तों, तो कैसे ये देश, जो हमारे देश के गांव थे, ये समृद्ध हुए, समृद्ध होने से क्या राजाओं को फ़ायदा हुआ, ये आज हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। वाइटल विलेजेस का मतलब है खुशहाल गांव। कैसा? खुशहाल, खुशहाली, हरे भरे, सब किसान भी खुश, सब गांव वाले भी खुश, और गांव वाले खुश तो आपके राजा खुश। ठीक है, तो खुशहाल गांव। थ्राइविंग टाउन्स, समृद्ध, समृद्ध होता है जिसके पास संपत्ति, पैसा, नाम सब कुछ हो, वो होता है समृद्ध। तो समृद्ध शहर, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। आइए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है प्रभाकर से। एक प्रभाकर नाम का बच्चा है, वह एक लोहार की दुकान पर खड़ा हुआ है। कहाँ पर? एक प्रभाकर नाम का बच्चा लोहार की दुकान पर खड़ा हुआ है। प्रभाकर सेट वॉचिंग द स्मिथ्स एट द लोकल शॉप। वह अपने ही शहर की, अपने घर के पास में उसके लोहार की दुकान थी, वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है। जब खड़ा होता तो वह क्या देखता है? देयर वॉज ए स्मॉल बेंच ऑन विच आयरन टूल्स लाइक एक्सिस एंड सिकल्स वर लेड आउट रेडी फॉर सेल। तो वह देखता है कि उस लोहार की दुकान पे एक मेज पड़ी हुई है और उस मेज पे कुछ औजार रखे हुए हैं। और औजार किस चीज़ के बने हुए हैं? आयरन, लोहे के औजार रखे हुए हैं। आप लोगों ने भी इस्तेमाल किए होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा। औजार रखा था वहाँ पर कुल्हाड़ी और दांती, जो दरांती होती है घास वगैरह काटने के लिए, वह और कुल्हाड़ी वहाँ पर रखी हुई उसने देखी। A bright fire was burning and two men were heating and beating metal rods into shape. इसके अलावा वह देखता है कि वहाँ पर एक साइड में आग जल रही है और उस पर दो आदमी काम कर रहे हैं, और उसमें जो लोहे की रोड होती है, लोहे की जो छड़ होती है, उसको उसमें डालकर, उसको जलाकर उसमें आकृति देने का प्रयास कर रहे हैं। इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी। यह बहुत ज़्यादा गर्म थी और बहुत ज़्यादा आवाज़ भी कर रहे थे। क्यों भाई? आकार देना था तो आवाज़ तो करते ही। एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच व्हाट वॉज हैपनिंग। और प्रभाकर को यह सब देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। प्रभाकर को यह सब देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर भी इसमें है कि लोहे के जो औजार बनने शुरू हुए, कब से हुए, कैसे हुए, और उनका हमारी कृषि में क्या योगदान रहा, हमारी खेती में क्या उसका योगदान रहा। ठीक है दोस्तों, तो क्या योगदान रहा वह जानते हैं। आओ शुरू करें। वी ऑफन
वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। आजकल हम क्या करते हैं कि हर जगह हमें लोहे का उपयोग देखने को मिलता है। हम हर जगह देखते हैं कि लोहा बहुत जरूरी हो चुका है। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आपका चाहे लोहा हो चाहे स्टील हो, इन दोनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल तैयार हो चुका है। भाई आपको मकान बनाना है तो लोहा, आपको घर पे खाना बनाना है तो उसमें स्टील और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। तवा आपने देखा होगा खाना बना रोटी बनाने का, वह लोहे का बना होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ये जो चिंडासी वगैरह आती है ये लोहे की आती है। तो आपके घर में ही औजार भरे पड़े हुए हैं, आपके घर में ही औजार भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स एगो। लेकिन जो हमारा ये उपमहाद्वीप है, यहाँ पर जो सोने की शुरुआत हुई थी, लोहे की जो शुरुआत हुई थी, वह लगभग अब से 3000 साल पहले हुई थी। कब? लगभग अब से 3000 साल पहले हुई थी। Some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalithic burials about which you read in chapter 5। अगर आपको याद हो, जो हमने चैप्टर 5 पढ़ा था, तो वहां पर हमने पढ़ा मेगालिथिक ब्यूरियल्स। अब मेगालिथिक क्या है? ये आपके पाषाण काल है दोस्तों, जो आपके आयरन एज है कि भाई पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या फिर आपका बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है, जिसको आप नव पाषाण काल कहते हैं। तो जो हमें सबसे ज़्यादा लोहे के औजार और लोहे के जो हथियार मिले, वे हमें मिले हैं कब? महापाषाण कब्रों से। जो महापाषाण में कब्रें बनाई गई थी, उसमें दफनाए गए थे, वहाँ से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहे के औजार और लोहे के अस्त्र शस्त्र हथियार मिले हैं अराउंड 2500 ईयर्स एगो। और हाँ, इन चीज़ों के लिए आप क्या करो, जो हमारी पहली वीडियो है उनको भी आप देख सकते हैं, चैप्टर 5 की वीडियो है, वह आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अराउंड 25 ईयर्स एगो, लगभग 2500 साल पहले, देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। लगभग 2500 साल पहले हमें लोहे के औजारों का जो बढ़ता उपयोग था वह भी देखने को मिलता है कि लगभग 2500 साल पहले क्या था कि लोहे का इस्तेमाल बहुत अधिक हो चुका था। अब इस्तेमाल कहाँ होता था? इस्तेमाल होता था, मान लो कुल्हाड़ी है आपकी, हम जंगल में गए, वहाँ से लकड़ी लेकर आना है, लकड़ी काटनी है, तो किससे काटते थे? लकड़ियाँ कुल्हाड़ी से। एंड द आयरन प्लोसेयर। और हमने चैप्टर 6 में देखा था कि जब लोहे का जो हल होता है, तो हल का जो फाल होता है, जब से वह लोहे का बनना शुरू हुआ, उसके बाद से तो फसल इतनी अच्छी होने लगी, एग्रीकल्चर इतनी अच्छी होने लगी कि पूछो ही मत, उपज बढ़ गई थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि लोहे के उपयोग से कितना कुछ हम ज़्यादा कर पाए। द प्लोसियर वाज यूजफुल। और जो ये हल का जो फाल हुआ, इसके होने से हमारी खेती की उपज भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक है, आइए, अब ये तो थी लोहे की वजह से हमारी जो उपज बढ़ी खेती में। इसके अलावा अदर स्टेप्स, कुछ बाकी कदम और भी हैं जिसने कि हमारी उपज को बढ़ने में मदद की है। उसमें सबसे पहला कदम आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है दोस्तों? सिंचाई। क्या है? सिंचाई। एक समय था जब, अब भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर सिर्फ बारिश पर ही लोग निर्भर रहते हैं, जहाँ पर लोग सिर्फ बारिश पर ही निर्भर रहते हैं कि बारिश होगी तो खेती को पानी मिल जाएगा, फसल अच्छी हो जाएगी, काम चल जाएगा। कुछ जगह ऐसी हैं कि वहाँ पर अब लोगों ने अपने अपने इरिगेशन सिस्टम तैयार कर लिए हैं। तो इस समय जब हम बात कर रहे हैं, उस समय इरिगेशन के लिए बहुत काम किए गए थे। क्या क्या काम किए गए थे, आइए वह जानते हैं। द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ आवर फ्लोरिशिंग विलेजेस। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी राजा हैं या उनके राज्य हैं, वे अगर उनके गांव समृद्ध नहीं हैं, उनके गांव खुशहाल नहीं हैं, उनके किसान खुशहाल नहीं हैं या खुश नहीं हैं, तो आपके राजा और राज्यों का भी खुश रहना संभव नहीं है। इनका भी खुश रहना संभव नहीं है और इनका स्थापित बने रहना भी संभव नहीं है। ठीक है, अगर राज्य और राजा को खुश होना है तो उसके लिए गांव को भी समृद्ध होना पड़ेगा, गांव में भी खुशहाली लानी पड़ेगी, किसानों को भी बहुत सारी सुविधाएं
देनी पड़ेगी। वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, जैसे कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था, वहाँ पर एक इससे पहले चैप्टर 6 में हमने जाना था कि ट्रांसप्लांटेशन का तरीका आ गया था। एक दो वीडियो पहले हमने जाना था कि रोपाई करना लोगों ने शुरू कर दिया था। रोपाई आप कह सकते हैं, मतलब जैसे धान बोना था तो पहले तो धान बिखेर दिया, हो गया, फिर लोगों ने क्या किया, उसकी पौध को उखाड़कर और नई जगह लगाकर उसका इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू कर दिया था। तो ये एक डेवलपमेंट था, ये एक विकास था, लोग अपने विकास की ओर बढ़ रहे थे। तो जैसे जैसे नए औजार आए और नए नए व्यवस्था आने लगी ट्रांसप्लांटेशन की, तो इससे भी हमारी जो प्रोडक्शन है वह बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इसके अलावा ये क्या था, एक औजारों का और ट्रांसप्लांटेशन की व्यवस्था का, रोपाई जो रोपण होता है, रोपण की व्यवस्था का लाभ था। इसके अलावा जब इरिगेशन शुरू हो गया, जब सिंचाई शुरू हो गई, तो सिंचाई का भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिला। सिंचाई जब होने लगी समय से, तो उससे भी हमें हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा फायदा मिलना शुरू हो गया। इरिगेशन वर्क, अब क्या हुआ, इस समय जिस समय की बात चल रही है, तो इस समय के दौरान क्या हुआ, जो उनके राजा थे, राजाओं ने अपने अपने राज्यों में सिंचाई के लिए बहुत काम कराया। क्या काम कराया, उन्होंने नहरें बनवाई, कैनाल्स नहरें बनवाई, वेल्स कुएं खुदवाए, टैंक्स तालाब बनवाए, एंड आर्टिफिशियल लेक्स, और जो कृत्रिम झरने या कृत्रिम लेक या कृत्रिम जलाशय होते थे, इनका निर्माण कराया। क्या क्या बनवाया भाई, राजाओं ने नहरें बनवाई, कुएं बनवाए, टैंक आपके क्या होते हैं तालाब बनवाए, और कृत्रिम जलाशयों का भी निर्माण कराया। तो इतना कुछ राजाओं ने अपने प्रजा के लिए, अपने गांव की खुशहाली के लिए काम किया। अब यहाँ पर एक चार्ट आपको दिखाया गया है, ये आप पढ़िए। इफ यू लुक एट चार्ट, अगर आप चार्ट को देखोगे, यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द स्टेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स आर मेंशन्ड, कि यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू आपको बताया गया है कैसे कैसे इरिगेशन की हेल्प से और फाइनली हमारी जो एग्रीगेशन, जो हमारा एग्रीकल्चर था, वह कितना ज़्यादा डेवलप हुआ। तो चार तो यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, 1 2 3 4। पहला है लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, कि जो लोग थे वे मेहनत करते थे। फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन, किसानों को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। क्यों, क्योंकि जो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन थी, जो फसल की उत्पत्ति थी, वह भी निश्चित हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा होने लगी थी। फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस, अब क्या था कि किसानों को अपने टैक्स देने के लिए अपनी उत्पत्ति, अपनी उपज को बढ़ाना पड़ता था। किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स, अब जो राजा होते थे वह आपको पैसा भी देते थे और वह योजना भी बनाते थे, क्या करने के लिए, आपके सिंचाई के काम को करने के लिए। तो आइए एक यहाँ पर एक चार्ट है, इसको कंप्लीट हम कर लेते हैं। जो हमने चार पढ़े वो ध्यान रखना। पहला यहाँ पर आता है कि किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, कि राजा को पैसे की जरूरत थी, राजा को पैसे की जरूरत थी, किसके लिए, अपनी सेना के लिए, अपने महल के लिए, और जो वह नए किले बनाते थे उनके लिए। सेकंड स्टेप, ठीक है भाई, उनको पैसे की जरूरत थी, अब पैसे की जरूरत के लिए क्या करते, तो उन्होंने क्या किया, किसानों पर टैक्स की मांग की कि भाई आप हमें कर देना शुरू करो, क्या करो, हमें कर देना शुरू करो। अब जब कर देना शुरू करो तो कर कैसे देंगे भाई, किसान कर कैसे देंगे, जब उनकी फसल की उत्पत्ति बढ़ेगी, उनकी फसल का उत्पाद बढ़ेगा, तभी तो वो लोग टैक्स दे पाएंगे। तो इसमें आ जाएगा आपका थर्ड में आएगा आपका थर्ड पॉइंट जो ऊपर लिखे हुए थे कि फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन। थर्ड में क्या आएगा, ये आएगा फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। उसके बाद जब उन्हें अपनी पैदावार बढ़ानी थी, फसल की पैदावार बढ़ानी थी, तो उन्होंने ये किया। इसके बाद क्या हुआ, अब यह कैसे बढ़ सकती थी, यह बढ़ सकती थी इरिगेशन से। किससे, यह बढ़ सकती थी इरिगेशन से। तो इरिगेशन के लिए क्या किया गया, तो इरिगेशन के लिए दोस्तों नंबर लास्ट वाला जो है हमारा क्या, किंग्स प्रोवाइड मनी, भाई इरिगेशन के लिए क्या, राजा ने मनी जो पैसा था वह मुहैया कराया और योजना बनाई कि कैसे हम सिंचाई के काम को कर सकते हैं, यह हो गया। फिर सिक्स्थ में क्या आएगा, जब सिंचाई का काम हो गया
उन्होंने योजना बनाई, लेकिन भाई योजना के बाद काम भी तो करना है, योजना के बाद उसमें मेहनत भी करनी है, वहाँ लोग भी चाहिए, तो वह मेहनत कौन करेगा, वे मेहनत करेंगे लोग। तो जो यहाँ पर पहला पॉइंट है सबसे कि लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल। तो जब योजना बना दी गई राजा के द्वारा, तो उसमें फिर मेहनत करने का नंबर आया किसका, वहाँ के लोगों का। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये नंबर 6 में आएगा, ठीक है, ये नंबर 3 में आएगा, ये नंबर 5 में आएगा और ये नंबर 9 में आएगा। याद रखना, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने मेहनत की, मेहनत करने के बाद जो उनकी प्रोडक्शन थी वह बढ़ गई। भाई मेहनत की, उनके जो इरिगेशन सिस्टम था वह तैयार हो गया, नहरें खुद गई, कुएं खुद गए, तालाब खुद गए, उसके बाद लेक्स भी बन गई। अब इसके बाद क्या हुआ, भाई मजा आने लगा, तो उनकी जो प्रोडक्शन थी वह बढ़ने लगी। अब जब वो बढ़ने लगी तो उससे कर भी आने लगा, तो राजा को फायदा हो गया। अब राजा को फायदा हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ जो किसान थे, किसानों को भी फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी जो फसल थी वह भी पैदावार ज्यादा देने लगी थी, तो 9th में आपका सबसे सेकंड वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। आइए, हु लिव्ड इन द विलेजेस, गांव में कौन रहता था भाई, तो देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस इन द सदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। हमारा जो उपमहाद्वीप है, इस उपमहाद्वीप के अधिकांश गांव में, मतलब ज्यादातर गांव में 3 तरह के लोग मिलते थे। पहला, मान लो तमिल की बात करें तो यहाँ पर एक थे लार्ज लैंड ओनर्स, मतलब कि बहुत बड़े भूस्वामी, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी, बहुत कई बीघे, कई एकड़, बहुत ज्यादा जमीन होती थी, उनको कहते थे वेल्लार। क्या कहते थे? वेल्लार। उसके बाद दूसरे आते थे ऑर्डिनरी प्लोमैन। कौन सा थे? साधारण हलवाई, जिसके पास हल होता था, जो हल से जोतते रहते थे, साधारण, ठीक है, इनको कहते थे उझावार या उनवार। क्या कहते थे? उनवार। उसके बाद आते थे लैंडलेस लेबरर, जिनके पास जमीन ही नहीं थी, भूमिहीन मजदूर, जिनके पास जमीन का एक भी कतरा नहीं था। इसमें कौन शामिल थे? आपके स्लेव्स, गुलाम। इनको क्या कहा जाता था? कड़ाईसियार। क्या कहा जाता था? कड़ाईसियार या अडिमई। क्या कहा जाता था दोस्तों? कड़ाईसियार या अदिमई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इसके लिए ना आप एक काम किया कीजिए, एक रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि इसके लिए आप एक पेन और एक कॉपी अपने पास जरूर रखें और इसको नोट करते रहें। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वाज नोन एज द ग्राम भोजक। अब जो आपके हमारा जो देश था, इसका जो उत्तरी भाग था, तो उत्तरी भाग में जो गांव के मुखिया होते थे, गांव के जो प्रधान होते थे, उनको हम ग्राम भोजक कहते थे। क्या कहते थे? ग्राम भोजक कहते थे। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशंस। आमतौर पर क्या होता था कि एक ही परिवार के लोग इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्रधान बनते रहते थे। क्यों? क्योंकि प्रधान वही बनता था जो कि सबसे ज्यादा जमीन वाला होता था, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी, जो बहुत बड़ी जमीन का मालिक होता था। तो भाई जो बन गया उसके पास जमीन ज्यादा है, आगे बढ़ते बढ़ते तो उसी पीढ़ी के लोग प्रधान बनते रहते थे। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहें, द पोस्ट वाज हेरेडिटरी। तो जो ये पद था, जो प्रधान का पद था, ये आनुवांशिक था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता था। द ग्राम भोजक वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। प्राय जो ग्राम भोजक होते थे, ये सबसे बड़े भूस्वामी होते थे, सबसे बड़े जमीन के मालिक होते थे। जनरली he had slaves and hired workers to cultivate the land। आमतौर पर या सामान्यतः बात करें तो भाई इतनी बड़ी जमीन खुद तो खेती करेंगे नहीं, तो उनके पास गुलाम होते थे, उनके पास मजदूर होते थे जो उनके खेतों में काम करते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, एज ही वाज पावरफुल, भाई हमने देखा कि उनके पास इतने मजदूर थे, नौकर थे और गुलाम थे, तो पावरफुल थे, एक तरीके से अपने समाज में पावरफुल थे। तो जो राजा लोग होते थे वह भी
अपना जो टैक्स होता था, कर होता था, वह उनसे ही इकट्ठा कराते थे, उनसे ही बोलते भाई आप एक काम करो, ठीक है आपका यहाँ पर अच्छा रुतबा है, आप अच्छे शक्तिशाली हैं, आपकी बात मानते हैं लोग, तो इस गांव का, इस जगह का जो कर इकट्ठा करोगे वो आप इकट्ठा करोगे और हम आपसे लेंगे, ठीक है। ही ऑल्सो फंक्शन एज ए जज, कभी कभी वह न्यायाधीश का काम भी करते थे, एक जज का काम भी करते थे, एंड समटाइम्स एज ए पुलिसमैन, और कभी कभी वो एक पुलिस वाले का काम भी करते थे। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजक, अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजक, भाई एक गांव है, ग्राम भोजक है, ठीक है, एक प्रधान है, लेकिन उसके अलावा वहां पर कुछ और भी स्वतंत्र किसान रहते थे, वहां पर और भी कुछ स्वतंत्र किसान रहते थे, उनको क्या कहते थे, उनको हम कहते थे गृहपति। क्या कहते थे, गृहपति। मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉलर लैंड ओनर्स, अधिकांश जो थे उनमें अधिकतर लोग क्या थे, बहुत मतलब छोटे छोटे किसान थे। भाई ग्राम भोजक की इतनी बड़ी जमीन तो नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी उन पर कुछ जमीन आती थी, उस जमीन के मालिक होते थे, उनको गृहपति कहते थे। इसके अतिरिक्त उनके अलावा वहां पर कुछ स्त्री और पुरुष भी होते थे जो दास कर्माकर कहलाते थे। क्या, दास कर्माकर। ये क्या थे, दास कर्माकर वे लोग थे जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी, जो दूसरों की जमीन में काम कर कर अपना जीवन यापन करते थे। अर्न ए लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय अदर्स, ये वो लोग थे जो दूसरों की जमीन में काम करके अपना जीवन यापन करते थे। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट्स पर्सन सच एज ब्लैक स्मिथ, पोर्टर, कारपेंटर एंड वीवर। अधिकांश गांवों में, मतलब बहुत सारे गांवों में ऐसे भी थे कि जहां पर आपको शिल्पकार मिलते थे, जहां पर आपको शिल्पकार मिलते थे। शिल्पकार कौन थे, जैसे कि आपके लोहार हो गए, पोर्टर आपके कुम्हार हो गए, कारपेंटर बढ़ई हो गए, एंड वीवर, और जो आपके बुनाईकार होते हैं जो कपड़े बुनते थे वे हो गए। तो ये भी आपको बहुत सारे गांवों में मिलते थे। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, सबसे प्रारंभिक जो तमिल का एक कंपोजिशन था, उनके लिखावट थी, उनका लिखा हुआ था, उनका आप कह लो कि एक साहित्य था, तो वह हम यहाँ पर जानेंगे क्या था सबसे पुराना। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल, तमिल में सबसे पुराना, सबसे प्रारंभिक काम थे, उनको हम कहते हैं संगम लिटरेचर। क्या कहते हैं, संगम साहित्य। वर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर्स एगो, जो कब लिखे गए थे, लगभग 2300 साल पहले, लगभग 2300 साल पहले तमिल में एक साहित्य लिखा गया। उस साहित्य का नाम क्या था, संगम साहित्य। दिस टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम, और इस लिखावट को, इस वर्णन को, इस टेक्स्ट को उन्होंने क्या कहा, संगम कहा। क्यों कहा संगम, बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज ऑफ पोएट्स दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुराई। अब संगम नाम क्यों पड़ा, संगम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मदुरई, आपको बताया था, मैप देखा था हमने, तो मदुरई में सभाएं होती थी, कवियों के सम्मेलन होते थे। तो जो कवियों के सम्मेलन होते थे, उन्हीं सम्मेलन की व्याख्याओं का संकलन करके एक साहित्य रचा गया, उस साहित्य को संगम कहा गया। कवियों के सम्मेलन हुए, सभी कवि एक जगह इकट्ठे हुए, कहां पर, मदुरई में। कहां पर, मदुरई में सभी कवि एक जगह इकट्ठे होते थे, अपने अपनी कविताओं का, अपने अपने लेखक का, अपने अपने लेखन का व्याख्या किया करते थे, और इसलिए इन साहित्य को संगम नाम दिया गया है। इसीलिए इन साहित्यों को संगम नाम दिया गया है। आइए नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स एंड स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, यहाँ पर अगर हम बात करें नगर की, अगर हम नगर की बात करें तो नगर के बारे में हमारी कहानियाँ क्या कहती हैं, यात्री क्या कहते हैं, स्कल्पचर मूर्ति कलाएं क्या कहती हैं, एंड आर्कियोलॉजी और पुरातत्व क्या कहते हैं। हमारे नगरों के बारे में कहानियाँ क्या कहती हैं, यात्री क्या कहते हैं, स्कल्पचर जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं उस समय की वे क्या बताती हैं, और आर्कियोलॉजी होता है पुरातत्व की, जो पुराने तत्व हमें मिले हैं वे क्या कहते हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ जातकाज, आपने
जातकों के बारे में सुना होगा। किसके बारे में? जातकों के बारे में। अब जातक क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए। जातक क्या है? जातक बहुत सारी कहानियों का मिश्रण है। इस जातक में आपको बहुत सारी कहानियां मिलती हैं। कौन सी? बताते हैं। दीज वर स्टोरीज, ये वो कहानियां हैं दैट वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो एक आम लोगों में भी प्रचलित थी। जो ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी, और देन रिटर्न डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, और जो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखी गई थी और इनको सुरक्षा प्रदान की गई थी। इनको बौद्ध धर्म के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी और बौद्ध धर्म के द्वारा लिखे गए थे। हियर इज ए पार्ट ऑफ ए जातक स्टोरी विच टेल्स अस हाउ ए पुअर मैन ग्रेजुअली बिकेम रिच। यहाँ पर हम आपको एक जातक कहानी के बारे में बताते हैं। यहाँ पर एक जातक कहानी का अंश दिया हुआ है जिसमें कि एक गरीब आदमी कैसे धीरे धीरे अमीर बन जाता है, उस चीज का वर्णन यहाँ पर आपको दिखाया गया है। आइए पढ़ते हैं कि वह कहानी क्या है। द क्लेवर पुअर मैन। क्या है कहानी? द क्लेवर पुअर मैन, एक बड़ा ही चतुर गरीब आदमी। एक बड़ा ही चतुर गरीब आदमी के बारे में पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज ए क्लेवर पुअर यंग मैन हु लिव्ड इन ए सिटी, कि एक बड़ा ही चतुर कह लो, एक बुद्धिमान कह लो, एक बुद्धिमान गरीब व्यक्ति था जो एक शहर में रहता था। हिज ओनली रिसोर्स वाज ए डेड रैट, उसका बस एक साधन था क्या? कि वह जो बेचारा गरीब आदमी था, उसके जीवन यापन करने का क्या साधन था कि बस वह मरे हुए चूहे ढूंढता था, उनको इकट्ठा करता था और एक होटल में जाता था। होटल के मालिक को वह एक चूहा एक सिक्का के बदले बेच देता था। अब मालिक क्यों खरीदता था? क्योंकि मालिक के पास बिल्ली थी। मालिक के पास बिल्ली थी तो वह उस बिल्ली के लिए एक चूहा खरीदता था और एक चूहे के बदले एक सिक्का उस गरीब आदमी को दे देता था। देन वन डे, एक दिन क्या हुआ, देयर वाज ए स्टॉर्म, एक बहुत भयानक तूफान आया। द किंग्स गार्डन वाज लिटर्ड विद ब्रांचेज एंड लीव्स, तो जो राजा का बगीचा था उसमें हर जगह पत्तियां, लकड़ियां, टहनियां टूटकर गिर गई, तो वह थोड़ा गंदा दिखने लगा। अब जो द गार्डनर वाज एट ए लॉस एज टू हाउ टू क्लियर द मैस, अब जो वहाँ का माली था वह बड़ा परेशान हुआ, बड़ा ही बेचैन हुआ कि यार इस बगीचे को मैं साफ कैसे करूं। द यंग मैन ऑफर्ड टू क्लीन द गार्डन, तो उधर से वह व्यक्ति गुजर रहा था, उसने देखा भाई कि जो आपका माली है बड़ा परेशान, उसने कहा भाई साहब क्या हुआ? उसने कहा यार इतना बड़ा गार्डन है, साफ करना है, कैसे साफ करूं, मेरी तो उम्र भी नहीं है, मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो चुका हूं, मैं इसको साफ कैसे करूं? तो उस बंदे ने कहा ठीक है, इसको मैं साफ कर दूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है कि जो भी मैं यहाँ से इकट्ठा करूंगा उसका इस्तेमाल मैं करूंगा, आपको नहीं दूंगा। ठीक है भाई, यहाँ से लकड़ियाँ, पत्तियाँ जो भी मिलेंगी वो सब मैं इकट्ठा कर लूंगा, आपको नहीं दूंगा। बताओ सौदा मंजूर? तो माली ने कहा भाई बिल्कुल ठीक है। गार्डनर एग्रीड एट वंस, कि जो माली था वह एक बार में ही राजी हो गया, हाँ भाई बिल्कुल तू साफ कर दे और जो भी होगा वो ले जाना। ठीक है। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, वहीं पर ना कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो उसने उन बच्चों को बुलाया कि बेटा आप ना सारी जो यहाँ पर टहनियाँ, डंडियाँ, पत्तियाँ जो पड़ी हैं इन सबको आप उठा के बाहर यहाँ पर इकट्ठा कर दो, और जो बच्चा जितने उठाएगा उसको उतनी मिठाइयाँ मैं खिलाऊंगा। ठीक है। अब भाई बच्चों ने मिठाई के चक्कर में सारी पत्तियाँ, सारी टहनियाँ, सारी लकड़ियाँ वहाँ से उठाकर और कहाँ पर लग दी, वह सारा कूड़ा उन्होंने इकट्ठा कर दिया उस मैं गार्डन के गेट पर, जो सा गेट है मेन गेट, उसके साइड में वहाँ पर सारा कूड़ा इकट्ठा कर दिया। और देखते देखते इसमें समय भी नहीं लगा। अब वहाँ पर इकट्ठा था, वह व्यक्ति वहाँ पर खड़ा था, उधर आपका जो माली वह खुश हो गया कि भाई हमारा को बेचा बिल्कुल साफ हो गया, बिना मेहनत के हो गया। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, वह वहाँ खड़ा था, तभी उसने देखा कि भाई जो राजा का कुम्हार था, जो राजा के लिए बर्तन वगैरह बनाता था, तो जो वह कुम्हार था वह उधर से गुजर रहा है और उसको चाहिए कि बर्तन पकाने के लिए मुझे आग जलानी है और आग जलाने के लिए मुझे ईंधन चाहिए। ठीक है।
अब वह वहाँ से जा रहा था, उसने देखा कि यहाँ पर बहुत लकड़ियाँ पड़ी हैं भाई। उसने उस व्यक्ति से बात की, व्यक्ति ने कहा हाँ भाई ठीक है, ये आप ले जाओ और मुझे इनकी कीमत दे दो। तो उसने वह ईंधन उसको बेच दिया और उसके बदले उसके पास और पैसे आ गए। उसके बदले उसके पास और पैसे आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसने सोचा अब क्या करूं, तो उसने एक योजना बनाई। ही थॉट ऑफ अनदर प्लान, उसने एक दूसरी योजना बनाई। ही कैरिड अ जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट, वह नगर के द्वार पर गया, जो नगर का द्वार था वहां पर गया और वहां पर उसने एक बहुत बड़ा ड्राम पानी का भर के रख दिया। बहुत बड़ा ड्राम पानी का भर के रख लिया। और जो लोग भाई जो वहां पर घास काटने वाले अंदर जाते थे राजा के पास, राजा के खेतों में, राजा के बगीचों में या उन जगह पर, तो उसने वहां पर गेट पर पानी भर के रख लिया। तो वे लगभग 500 घसियारे थे जो घास काटने जाते थे, उन सबको उसने पानी पिलाया। उन सबको उसने पानी पिलाया। वे सब लोग बड़े खुश हुए और उनको आशीर्वाद दिया। वे सब लोग पानी पीकर बड़े खुश हुए, आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि बेटा बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी प्यास बुझाई है और पानी पिलाया है। टेल अस व्हाट कैन वी डू फॉर यू, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई विल टेल यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प, कि जब मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, सहायता की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। ही देन मेड फ्रेंड्स विद ए ट्रेडर, तब उसने क्या किया, व्यापारियों से या व्यापारी से दोस्ती बनाई। उसने व्यापारी से दोस्ती कर ली। वन डे, एक दिन, द ट्रेडर टोल्ड हिम, जो व्यापारी था उसने उसे बताया कि भाई टुमारो अ हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विद 500 हॉर्सेज, कि मेरे भाई कल यहाँ पर एक व्यापारी आने वाला है अपने 500 घोड़ों के साथ। कल यहाँ पर एक व्यापारी आने वाला है अपने 500 घोड़ों के साथ। हियरिंग दिस, इस चीज को सुनकर, अवर यंग मैन वेंट बैक टू द ग्रास कटर्स, जो हमारा बेचारा वह व्यक्ति था, जो हमारा वह युवा था, वह युवा व्यक्ति उन 500 घसियारों के पास गया। ही सेड, और उसने उन घसियारों से कहा, प्लीज गिव मी ए बंडल ऑफ ग्रास ईच, कि कृपया मुझे आप सब लोग एक व्यक्ति एक घास का बंडल दे दे, हर एक व्यक्ति एक घास का बंडल मुझे दे दे। तो उसके पास कितने हो गए, कुछ ही देर में उसने उनसे 500 घास के बंडल खरीद लिए। कितने, 500 घास के बंडल खरीद लिए। और उसने उन्हें कहा कि भाई देखो, जब तक मेरे ये बंडल नहीं बिक जाते तब तक प्लीज आप लोग भी अपना घास मत बेचना। मतलब कि जब तक मेरे ना बिक जाएं तब तक आप लोग ये घास मत बेचना, जब मेरे बिक जाएं फिर आप इसको आराम से बेच लेना। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, उन लोगों ने कहा ठीक है। When the horse dealer could not buy grass anywhere else, जब वह अगले दिन व्यापारी आया जिसके पास 500 घोड़े थे, उसको बेचारे को कहीं से भी, किसी के पास से भी घास नहीं मिला। क्यों, क्योंकि पहले सबने वादा किया हुआ था कि भाई वो बेचेगा उसके बाद हमें बेचने हैं, तो उनको कहीं भी घास नहीं मिला। उसके बाद ही परचेज द यंग मैन्स ग्रास, तो उसने उस युवा व्यक्ति से घास खरीदा और वह युवा व्यक्ति से घास उसने खरीदा 1000 कॉइन में, 1000 सिक्के में। कितने में, 1000 सिक्के में वह घास उस व्यापारी ने उस युवा व्यक्ति से खरीदा। तो इस तरीके से वह मेहनती व्यक्ति किस तरह अमीर बना, यह आप लोगों ने इन कहानी से जान लिया। ठीक है, आइए वी कैन यूज अनदर काइंड्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दीज अर्ली सिटीज। इसके अलावा हम और भी स्रोत यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं अपने पुराने शहरों को जानने के लिए। अगर हमें भाई ये तो कुछ जातक थे, कहानियाँ थे, इससे जान लिया हमने। इसके अलावा हम जान सकते हैं कैसे, वहाँ से मिलने वाले क्या था कि जो पुराने स्कल्प्टर्स थे, कौन, जो आपके मूर्तिकार जो होते थे, कौन थे, जो मूर्तिकार होते थे, वे क्या करते थे, वे चित्र बनाते थे। क्या करते थे, वे चित्र बनाते थे और वे चित्र इतने अच्छे होते थे कि उसमें लगता अच्छा भाई बिल्कुल सजीव चित्रण, जैसे कि बिल्कुल सच में बना रखा है, सच्चा व्यक्ति खड़ा है।
तो स्कल्प्टर्स कार्व सीन्स डिपिक्टिंग पीपल लिव्स इन टाउन्स विलेजेस एज वेल एज इन फॉरेस्ट। तो जो हमारे मूर्तिकार होते थे, इन लोगों ने ऐसी ऐसी कलात्मक ढंग से चित्र बनाए हुए हैं या कार्व किया हुआ है, कार्व मतलब उसको कुरेदना, कुरेद के बनाए हुए हैं, और उसमें उन सब लोगों को दिखा रखा है, चाहे वे आपके शहरी लोग हों, चाहे वे आपके ग्रामीण लोग हों, चाहे वे आपके जंगल में रहने वाले लोग हों, उन सब का उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से चित्र बनाए हुए हैं। मैनी ऑफ दीज स्कल्पचर्स वर यूज्ड टू डेकोरेट रेलिंग्स, पिलर्स एंड गेटवेज ऑफ बिल्डिंग्स दैट वर विजिटेड बाय पीपल। अब जो ये चित्र थे, जो ये पेंटिंग बना करती थी, इन पेंटिंग का, इन चित्रों का इस्तेमाल वे लोग उस जगह पर करते थे, चाहे वो आपकी रेलिंग्स हो उसको सजाने में, चाहे खंबे खड़े हों उन पर लगाने में, या किसी भी इमारत के प्रवेश द्वार पर लगाने में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग घूमने आते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग घूमने आते थे और वे बड़ी आसानी से वहाँ पर उनको देख सकते थे, और वे तस्वीरें दिखती थी, उनसे भी हम उन लोगों के रहन सहन पहनावे को पहचान सकते हैं। ठीक है, आइए, एक चित्र दिया हुआ है, इसको आप जरा पहचाने। ये चित्र है आपका किस चीज़ का? वल्लकूप का, जिसको हम रिंग वेल्स कहते हैं। वल्लकूप इस्तेमाल होती थी आपके गुसल खाने के तौर पर भी, आपके कूड़ेदान के तौर पर भी, और आपकी नालियों के तौर पर भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। आइए कैसे जानते हैं। मैनी ऑफ द सिटीज दैट डेवलप्ड from about 25 years ago were capitals of the महाजनपद that you learned in chapter 6। chapter 6 में हमने पढ़ा था, जब हमने जनपद महाजनपद के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि अब से लगभग 2500 साल पहले जो ये विकसित शहर होते थे, ये महाजनपदों की राजधानी बन जाया करते थे। As we had seen, some of these cities were surrounded, और हमने यह भी देखा, यह भी हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जो ये शहर होते थे, इन शहरों को राजा बड़ी बड़ी दीवारों से घिरवा दिया करते थे, इनकी किलेबंदी करा दिया करते थे। इन मैनी सिटीज, बहुत सारे शहरों में, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पोर्ट्स और सेरेमिक रिंग्स अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। बहुत सारे शहरों में क्या मिलता है, जो पुरातात्विद हैं, जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, खोदते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, उन्हें बहुत सारे पोर्ट्स मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन की रो मिली है, उनकी लाइन बनी हुई मिली है, या आप कह लो सेरामिक रिंग्स मिली है। सेरामिक भी आपकी जो चूना पत्थर टाइप होता है, इस तरह का मिला है। ठीक है, और ये कैसे लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं एक के ऊपर एक, भाई एक ये हो गया, फिर एक इसके ऊपर ये हो गया, फिर एक इसके ऊपर ये हो गया, इस तरीके से लगे हुए मिले हैं। और इस तरह की संरचना को हम कहते हैं रिंग वेल्स। क्या कहते हैं? रिंग वेल्स, वल्लकूप। These seem to have been used as toilets in some cases as drains and garbage dumps। कुछ जगह पर इनको गुसल खाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, कुछ जगह पर नाली के तौर पर, और कुछ जगह पर कूड़ेदान के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। These ring wells are usually found in individual houses। अब ये जो रिंग वेल्स थे, ये जो वल्लकूप थे, ये लगभग हर घर में देखने को मिले हैं, ये लगभग हर घर में देखने को मिले हैं। अब वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेस, मार्केट्स और ऑफ होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। अब हमें मुश्किल से, मैं कहूँगा कि हमें वहाँ पर मुश्किल से बहुत ही चुनिंदा, गिने चुने ही मकान मिले हैं आम आदमी के। आम आदमी का मकान की बात हो, भाई जो साधारण आदमी है उसका मकान, या वहाँ का बाजार, या कुछ महल के अंश, हमें वहाँ पर नामात्र ही मिले हैं, बहुत कम मिले हैं। परहैप्स सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। संभवतः हो सकता है कि इन फ्यूचर, भविष्य में, जो हमारे पुरातात्विद हैं वे उन जगह की खोज कर लें। अब हमें मिले क्यों नहीं? हो सकता है मेड ऑफ वुड, मड ब्रिक एंड थैच मे नॉट हैव सर्वाइव्ड। हो सकता है वो भाई लकड़ियों के बने हुए थे, कच्ची मिट्टी की ईंटियों के बने हुए थे, और वे छप्पर के बने हुए थे, तो इस वजह से हो सकता है कि वे ज़्यादा लंबे न टिक पाए हों और वे नष्ट हो चुके हों, इसलिए हमें उनके अवशेष न मिल पाए हों।
अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट अर्ली सिटीज इज फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ सेलर्स एंड ट्रेवलर्स हु विजिटेड देम। अब हमने अब तक का जाना कि हम कैसे कैसे अपने पुराने शहरों के बारे में जान सकते हैं। एक तो लोग कैसे रहते थे, जो सिंचाई सिस्टम था, तंत्र व्यवस्था थी, उसके बारे से ये हमने जाना। अभी हमने पढ़ा कि वहाँ की मूर्तियों उसके बारे से, उनकी किताबों के बारे से, उनमें लिखा हुआ है, उन कहानियों के माध्यम से हम उस चीज़ों को जानते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि इसके अलावा भी हम उन शहरों के बारे में जान सकते हैं, और कैसे जान सकते हैं ये बताते हैं आपको अभी। एक तो जो दूसरा तरीका है हमारे पास अपने शहरों के बारे में जानने का, वह है दोस्तों जिन लोगों ने हमारे देश में, हमारे शहरों में यात्राएं की, चाहे वो नाविक हो, चाहे वो आपके ट्रेवलर्स हों, ट्रेवलर्स यात्रियों कहते हैं जो यहाँ पर घूमने आए थे उनके, या नाविक जो नाव के माध्यम से यहाँ पर आए थे, इन लोगों ने भी कुछ कुछ किताबें लिखी हैं, हमारे देश के बारे में लिखा है, वहाँ से भी हम अपने शहरों के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन हमें देखने को मिलता है, जो कि एक अनजान, एक अज्ञात यूनानी नाविक ने लिखा था। किसने? एक अज्ञात यूनानी नाविक ने वर्णन किया है इसका। और उसने क्या लिखा है वर्णन में, वह जानिए। ही डिस्क्राइब्ड ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड, उसने जितने भी पतनों पर वह घूमा है, जितने भी पतनों पर वह घूमा है, उन सब के बारे में उसने वर्णन किया है। वह जितने भी पतनों पर घूमा है उसने उन सब के बारे में वर्णन किया है, और उसके इस लेखन से हमें अपने देश के काफ़ी पतनों के बारे में जानकारी मिल सकती है। अब यहाँ पर बात आती है भरूच, ये मैप में हमें देखना है। मैप में हमें देखने के बाद हम बताते हैं आपको अभी, 1 सेकंड। ये देखिए दोस्तों, ये मैप है जिसकी बात हम कर रहे थे अभी। तो यहाँ पर हमें देखना है भरूच, इसको ध्यान रखना, ये भरूच यहाँ पर है। कहाँ पर है? ये भरूच यहाँ पर है, ठीक है। ये इधर गुजरात हो गया, ये आपका इधर ये महाराष्ट्र का पोर्शन है, और ये ही आपका भरूच यहाँ पर बिल्कुल कोने पे भी देखिए, यहाँ भरूच है ना, तो ये भी पोर्ट का काम करता है। क्यों? यहाँ से देखिए ये रास्ता जा रहा है इधर, और ये रास्ता यहाँ पर पोर्ट क्या है कि आपका जो तटीय इलाके हैं और वे अगर समुद्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर वो अपना पोर्ट बना सकते हैं, पतन बना सकते हैं, जहाँ बंदरगाह का भी काम होता है, ठीक है। तो ये भरूच है, इस जगह को याद रखना। इसके बारे में उस अज्ञात यूनानी ने बताया है। क्या बताया है आइए जानते हैं। द स्टोरी ऑफ बारी गाजा, द स्टोरी ऑफ बारी गाजा। अब बारी गाजा क्या है? ये ग्रीक नेम है, यूनानी नाम है भरूच का, यूनानी नाम है भरूच का। जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है उसके वर्णन के द्वारा। द गल्फ इज वेरी नैरो एट बैरीगैजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। कि जो बैरीगैजा की खाड़ी थी, जो बैरीगैजा की खाड़ी थी वह बड़ी संकरी थी, बड़ी ही बारीक थी, बहुत नेड़ा रास्ता था। अब इस रास्ते से बड़ा ही मुश्किल होता था उन लोगों के लिए नाव निकालना, या पानी के जो जहाज पोत आते थे उनको निकालना जो समुद्र से आते थे। इनमें सिर्फ वही लोग नाव चला सकते थे। कौन लोग? शिप्स हैव टू बी स्टीयर्ड इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग। इसमें सिर्फ वही लोग नाव चला सकते थे भाई जो एक तो बहुत कुशल हो, मतलब बहुत टैलेंटेड हो, उन्हें नाव चलाने की हर बारीकियां पता हो। दूसरा, वे बहुत अनुभवी हों, जो आमतौर पर वहाँ चलाते रहते हों। और इस चीज़ के लिए, इन चलाने के लिए जो राजा होते थे वह उन खास बंदों को हायर करते थे, उनको नियुक्त करते थे। द इम्पोर्ट्स इन टू बैरीगैजा, ये नहीं है कि मतलब किसी का मन किया आजा भाई जहाज नाव चला ले तो वो वहाँ से निकाल लेगा, नहीं निकाल सकता, वह नुकसान उठाएगा, हो सकता है कि एक्सीडेंट भी कर लेता, ठीक है। लेकिन वो लोग जो कुशल थे, अनुभवी थे, वह ही वहाँ से आराम से यातायात कर सकते थे। द इम्पोर्ट्स इनटू बैरीगेजा, अब जो बैरीगेजा है, भरूच है, वहाँ पर आयात होता था। आयात किस किस उत्पाद का होता था वह जानते हैं। वाइन, शराब का उत्पाद होता था। कॉपर, तांबे का। टिन का। लेड, सीसा। कोरल होता है मूंगा,
आपने देखो ना आजकल लोग अंगूठी में पहनते हैं मूंगा, टोपाज होता है पुखराज, क्लोथ कपड़ों का, गोल्ड सोने का, क्लोथ कपड़े, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन सोने और चांदी के सिक्कों का। इन सब चीज़ों का आयात उस समय भरूच में होता था। एक्सपोर्ट, अब निर्यात भी कुछ होता था भाई, जब आयात होता तो निर्यात भी कुछ होता होगा। निर्यात क्या होता था? प्लांट्स फ्रॉम हिमालयाज, हिमालय से जड़ी बूटियां निर्यात होती थी। आइवरी, हाथी दांत होते थे। एगेट, एगेट होता है गोमेद, ये आपका गोमेद, मूंगा और पुखराज, ये तीनों आपके बहुत मतलब कह सकते हो कि बहुत कीमती पत्थर होते हैं जो लोग अपने ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए हाथ में पहनते हैं, ध्यान रखना। कार्नेलियन, कॉटन सूती कपड़ा, सिल्क रेशम और परफ्यूम और इत्र, ये एक्सपोर्ट किए जाते थे, ये चीज़ें निर्यात की जाती थी। स्पेशल गिफ्ट्स वर ब्राउट बाय मर्चेंट्स फॉर द किंग, अब जो ये व्यापारी होते थे ये राजा के लिए बहुत खास खास उपहार लेकर आते थे। अब उपहार में क्या लेकर आते थे? दीज इंक्लूडेड वेसल्स ऑफ सिल्वर, क्या था? चांदी के बर्तन लेकर आते थे। सिंगिंग बॉयज, गायक किशोर लेकर आते थे। ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर सुंदर महिलाएं लेकर आते थे। फाइन वाइन्स, बड़ी ही अच्छी और उत्कृष्ट शराब लेकर आते थे। एंड फाइन क्लोथ, और बड़े उत्कृष्ट और महीन कपड़े लेकर आते थे। किसके लिए? राजा के लिए। क्यों? उपहार देने के लिए। क्यों? जिससे कि राजा उनसे खुश हो जाए और उनके लिए कहीं ना कहीं व्यापार का मार्ग खुल जाए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमने पढ़ी। इसके आगे का पोर्शन अगली वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक आप प्लीज ये वीडियो देखें और इसके नोट्स भी बनाएं। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम दोस्तों।